हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील। आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर दें। ये राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है। ये जो है अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हुए, मतलब 32 क्रम के। और इससे पहले एक थियोडोर रूजवेल्ट है जो 26वें क्रम का राष्ट्रपति है। तो याद रहे आप लोगों को कि थियोडोर रूजवेल्ट और ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट दोनों अलग अलग है। अभी जो हम लोग न्यू डील की बात करने वाले हैं कि न्यू डील के बारे में चर्चा करें, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगी वही उसका सारा का सारा आंसर यही होने वाला है। तो ये 32वें क्रम का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले का दो सवाल कि थियोडोर यानी 26वें वाला जो है थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति के बारे में चर्चा करें और विदेश नीति के बारे में चर्चा करें। इसके वीडियो का लिंक मैं अपने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसको मैंने नहीं पढ़ा है, किसी और टीचर का पढ़ाया हुआ है। उसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, तो मुझे अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, लिखना कहाँ से है, स्टार्ट जो करना इंट्रो की। प्रथम विश्व युद्ध से उभरे आर्थिक मंदी ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर दिया। और प्रथम विश्व युद्ध के कारण उभरे आर्थिक मंदी ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर दिया। और इस मंदी से राष्ट्रपति अमेरिका भी नहीं बच पाए। इस मंदी से अमेरिका भी नहीं बच पाए और एक व्यापक मंदी का शिकार हो गए। तो इसी मंदी से निपटने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील यानी नई न्यू डील, जिसको हम लोग नई आर्थिक नीति भी कहते हैं, पेश की। ये राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा आर्थिक मंदी से निपटने हेतु अमेरिका के अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु, मतलब वापस से अमेरिका का अर्थव्यवस्था मजबूत बन सके, लिया गया एक प्रयत्न था। ठीक। हालांकि अब लिखना है कि हालांकि राष्ट्रपति रूजवेल्ट कोई अर्थशास्त्री या आर्थिक ज्ञाता नहीं थे, वे एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। क्या लिखना है? हालांकि राष्ट्रपति रूजवेल्ट कोई अर्थशास्त्री अर्थात अथवा आर्थिक ज्ञाता नहीं थे, वो एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। वह उस समय के अर्थव्यवस्था की समस्या का एक वस्तुनिष्ठ समाधान चाहते थे। वस्तुनिष्ठ समाधान मतलब एकदम एग्जैक्ट समाधान चाहते थे। एक और जहां अर्थशास्त्री, अब पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं कि एक और जहां अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का दिया हुआ सिद्धांत लेसेज फेयर, जिसको हम लोग अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं, अहस्तक्षेप की नीति को पकड़ कर बैठे थे और इस अमेरिका का अर्थव्यवस्था डूबता जा रहा था, वहीं राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस नीति से थोड़ा सा समझौता किया और अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास किया। यहाँ तक समझना है? ठीक है। अब आप लोग समझ लीजिए, इसको लिखने का जरूरत नहीं है कि लेसेज फेयर का क्या नीति है। देखो, अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है। तो एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दी, लेसेज फेयर का सिद्धांत, जिसको अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार जो है ना, सरकार अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती है। अर्थव्यवस्था को अपना व्यापारी लोग, उद्योगपति लोग, जिसको जैसा चलाने का मन होता है, जो भी नियम बनाने का मन होता है, वो लोग चलाता है। तो सरकार का अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना और हस्तक्षेप की नीति या लेसेज फेयर की नीति कहलाती। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, इंग्लैंड हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है इस नीति, लेसेज फेयर की नीति। लेकिन जहां अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब रही थी, लोग मर रहे थे, जरा सोच के देखिए, क्या एक नीति को पकड़ के रहना जरूरी था? नहीं था। तो इसीलिए अब आगे लिखेंगे आप लोग। रूजवेल्ट ने कहा, अगला पैराग्राफ में लिख सकते हैं, रूजवेल्ट ने कहा, हमारे भीतर एक ऐसी भय की भावना है जो हमें अत्यधिक भयभीत कर रही है। इसी भय को दूर करने के लिए मैं देश को न्यू डील दूंगा जो आर्थिक मंदी से निपटने में सहायक होगा। क्या कह रहा है? हमारे भीतर भय की एक ऐसी भावना है जो हमें अत्यधिक भयभीत कर रहा है। इसी भय को दूर करने के लिए मैं देश को न्यू डील दूंगा और जो आर्थिक मंदी से निपटने में सहायक होगा। अब आप लिखेंगे, न्यू डील के तहत राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 3 लक्ष्य निर्धारित किया। न्यू डील के तहत राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 3 लक्ष्य निर्धारित किया। ये 3 लक्ष्य निम्नलिखित है। 1 नंबर सहायता, ब्रैकेट में रिलीफ जरूर लिखेंगे, सहायता।
दूसरा है पुनर्प्राप्ति, ये प के ऊपर रेप है, पुनर्प्राप्ति जिसको ब्रैकेट में रिकवरी लिखेंगे। और तीसरा है सुधार जिसको रिफॉर्म कहा। तो 3 लक्ष्य, सहायता देना किसे, किसानों को, उद्योगपतियों को, श्रमिकों को। दूसरा पुनर्प्राप्ति, जो अमेरिका का अर्थव्यवस्था क्या है कि खत्म हो गई थी, टूट रही थी, उसको वापस से मजबूत स्थिति में लाना और सुधार करना चीज़ों में। तो ये इसे 3R कहा गया, रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म। और इसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए जिनके लिए यानी सहायता, पुनर्प्राप्ति और सुधार के लिए कई कदम उठाए जिसके जो निम्नलिखित हो सकते हैं, जो जिसको निम्न बिंदुओं द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला, उद्योग के लिए क्या कदम उठाए, तो उद्योग के लिए कदम लिखकर हेडलाइन बनाइए। उद्योग के लिए उनका कदम था राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम, नेशनल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, मतलब क्या, राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम पेश किया जिसमें मजदूरी दर में वृद्धि की, काम के घंटे को घटाया और जिसके सुधार के वजह से मात्र 1 वर्ष में रोजगार में 37%, 37% की वृद्धि हो गई और मजदूरी में 25% की वृद्धि हुई। ठीक, और अर्थव्यवस्था में काफ़ी अधिक सहायता मिला। अगला लिखेंगे कृषि के लिए उठाए गए कदम। तो कृषि के लिए उठाए गए कदम के लिए किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया ताकि किसान खाद, बीज जैसे अन्य चीज़ों को खरीद सके। इसके लिए उन्होंने कृषि समायोजन कानून लाया। क्या लाया? कृषि समायोजन। यहाँ देखिए, उद्योग के लिए नीरा लाया है, राष्ट्रीय औद्योगिक प्रोत्साहन अधिनियम, और कृषि के लिए कृषि समायोजन कानून लाया। इसके तहत वो किसानों को ऋण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई ताकि किसान जो है, और जो किसान पहले से ऋण से ग्रस्त थे उनके ऋण को माफ़ करने का प्रयास किया ताकि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इसके द्वारा उठाए गए कदमों से ही 2 वर्ष के अंदर ही, मात्र 2 वर्ष के अंदर ही किसानों की आय दोगुनी हो गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं कि क्या है। अब है सामाजिक सेवा के लिए यानी समाज के कल्याण हेतु उनके द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम रहे। तो आप लिखेंगे समाज कल्याण हेतु संघ, संघ द्वारा राज्य को प्रत्यक्ष अनुदान की घोषणा। मतलब जो अमेरिका एक संघ है जिसमें 50 गो राज्य है, जैसे भारत एक संघ है जिसमें बिहार, यूपी, झारखंड इस तरह का राज्य है ना, अमेरिका में भी 50 गो राज्य है। तो संघ द्वारा राज्य को प्रत्यक्ष अनुदान मतलब डायरेक्ट पैसे की सहायता दी गई। ठीक, वृद्धा पेंशन की शुरुआत की गई, स्वास्थ्य सेवा का शुरुआत किया गया, सरकारी स्वास्थ्य सेवा, पहले सब कुछ प्राइवेट ही था। बेरोजगारी भत्ता मतलब जो युवा या लोगों को काम नहीं है उनको बेरोजगारी भत्ता देना, पैसा देना, भाई जब तक काम ना मिल जाए कुछ 2,000 4,000 मतलब जैसे भी हो उसको हर महीना सहायता राशि उपलब्ध कराना। उसके बाद गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना करवाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ टेनिस घाटी परियोजना को लागू किया गया जिसके तहत टेनिस घाटी के आसपास के क्षेत्रों का जो प्राकृतिक संसाधन था उनके दोहन की अनुमति दी गई ताकि अर्थव्यवस्था में मजबूती ला सके। यह विदित है कि टेनिस घाटी जो है कोयला के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? कोयला के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है मुद्रा और साख, चूंकि अर्थव्यवस्था में सबसे पहले मुद्रा कमजोर हो जाती है तो मुद्रा और साख के लिए उन्होंने क्या किया, मुद्रा स्फीति अधिनियम 1933 को लागू किया जिसमें उन्होंने संघीय रिजर्व बैंक, जैसे हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापती है उसी तरह अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, संघीय रिजर्व बैंक है, उसको अतिरिक्त मुद्रा छापने का क्या दिया गया, अनुमति दी गई। और साथ ही साथ उन्होंने डॉलर का अवमूल्यन किया। डॉलर का अवमूल्यन देखो, किसी भी देश की करेंसी का जब अवमूल्यन किया जाता है, जैसे भारत में भी 2-3 बार किया गया, तो होता क्या है कि निर्यात बढ़ जाती है। आपके यहाँ का सामान जो है विदेशों में सस्ता मिलेगा तो आपके यहाँ से सामान विदेशी खरीदेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग तैयारी किए हैं तो आपको पता होगा मुद्रा का अवमूल्यन करने से होता क्या है कि निर्यात बढ़ जाती है। ठीक है, तो बैंकों को अतिरिक्त मुद्रा छापने का क्या दिया गया, आदेश दिया गया और मुद्रा का अवमूल्यन किया गया ताकि निर्यात बढ़े, और निर्यात बढ़ेगी तो विदेशी मुद्रा उसके पास आएगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। ठीक, अब आते हैं इसकी कुछ आलोचना भी की गई। देखिए कितना अच्छा काम कीजिए, आलोचना तो होगा ही। अब मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया कि देवासुर संग्राम, हम सोचे मैथोलॉजिकल बातें हैं, इतिहास में इसका क्या लेना देना है, तो आलोचना हो गई कि सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिए। तो उसी तरह इसका भी आलोचना हुआ। ठीक है, वो भी आलोचना मेरे हर्टबीट ने भी कर दिया। वाह गजब, उन्हें याद नहीं कि मैंने कहा है कि वैचारिक मतभेद हो सकता है, शत्रुता कभी नहीं हो सकती। हाँ, अब देखते हैं हम लोग आलोचना इनकी क्या क्या रही। सबसे पहले तो कहा गया, कुछ आलोचकों
का कहना है कि इसकी न्यू डील पूर्णतः सफल नहीं हो सकी, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के ह्रास मात्र के लिए एक अवरुद्ध बन सका। मतलब अर्थव्यवस्था जो डूब रही थी उसको सिर्फ डूबने से रोका, लेकिन मंदी से पहले जो अमेरिका की स्थिति थी वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका। पूरा का पूरा लाइन लिखेंगे। हम कोडिंग किए हैं, आप लोग ऐसा ना लिखेंगे एग्जाम में आपको पूरा लाइन बना के लिखना है। उसके बाद कुछ आलोचक कहते हैं कि इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के साथ समझौता किया, लेसेज फेयर की नीति के साथ समझौता किया, क्योंकि सरकार जो है अर्थव्यवस्था पर हस्तक्षेप करने लगी। लेकिन इन आलोचकों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जा सकता है कि जहां संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही डूब रही हो, मानव समाज जो है तंगी से, भुखमरी से मर रहा हो, तो वहाँ एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत को पकड़कर नहीं रहा जा सकता। तो जीवन की रक्षा के लिए, मानव समाज की रक्षा के लिए अगर थोड़ा सा किसी सिद्धांत के साथ समझौता करना पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात, ये अच्छी बात मानी जाएगी। अब पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूजन खुद लिख लेना है। क्या लिखिएगा तो आपको पता है कि हालांकि थोड़े बहुत आलोचना हुए, लेकिन इसी के बावजूद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की इस नीति ने अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लिया, अर्थात अमेरिका के संघ को टूटने से बचा लिया, और वापस से धीरे धीरे अमेरिका पुनः अपनी अर्थव्यवस्था की चरम स्थिति को प्राप्त कर सकी। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी का जो दो बोले, विदेश नीति और गृह नीति, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा।